सिर्फ 10 दिन। मुझे भारत में बिताए हुए केवल 10 दिन ही हुए थे, लेकिन उन 10 दिनों ने मेरे सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने से कोई पर्दा हट गया हो। जब मेरा विमान मेरे अपने देश, जिसे दुनिया एक विकसित देश कहती है, के हवाई अड्डे पर उतरा और जैसे ही विमान के पहियों ने रनवे को छुआ, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी पल मुझे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। मेरा अपना देश, जिसे हम महान समझते थे, वो आज भारत के सामने कितना पीछे छूट गया है। यह विश्वास करना मुश्किल था। यह शब्द, यह पछतावा और यह दर्द उस भारतीय का है जो वर्षों बाद अपनी मिट्टी, अपने वतन भारत लौटा था। लेकिन जब वह वापस विदेश आया तो उसे लगा कि वह किसी तीसरी दुनिया के देश में आ गया है। उसे लगा कि वह अपने घर में नहीं, बल्कि किसी अनजान और पिछड़ी जगह पर आ गया है। उसे लगा कि कुछ तो बहुत गलत है, कुछ तो है जो खो गया है। उसे यह समझने में कई दिन लग गए कि उसे क्या महसूस हो रहा है। वह जिस दौर से गुजर रहा था, उसे मनोविज्ञान में रिवर्स कल्चर शॉक कहते हैं। यानी जब आप किसी अच्छी जगह से वापस अपनी पुरानी जगह आते हैं तो आपको अपनी ही जगह बुरी लगने लगती है। आज हम उसी अनुभव की गहराई में जाएंगे। हम सुनेंगे उन लोगों की कहानियां जिन्होंने महसूस किया कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा। भारत अब बदल चुका है और यह बदलाव इतना बड़ा है कि इसने पश्चिम की चमक को भी फीका कर दिया है। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन जब मैं दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। क्या यह वही भारत है जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया हमें डराता रहता है? दिल्ली का टर्मिनल 3 किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। साफ सुथरा फर्श, चमकती हुई दीवारें और हर तरफ एक अनुशासन। और फिर जब मैं अपनी 10 दिन की यात्रा पूरी करके वापस न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे पर उतरा तो फर्क साफ था। यहाँ की छतें नीची थीं, रोशनी कम थी और हर तरफ एक अजीब सी उदासी थी। भारत का हवाई अड्डा भविष्य जैसा लग रहा था और अमेरिका का हवाई अड्डा इतिहास का कोई पुराना पन्ना। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग अब यही कह रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा कि जब वह भारत से वापस लंदन गया तो उसे लंदन का भूमिगत रेल नेटवर्क, जिसे वे ट्यूब कहते हैं, किसी कचरे के डिब्बे जैसा लगा। उसने कहा कि भारत में मेट्रो स्टेशन इतने साफ थे कि आप वहां खाना खा सकते हैं, लेकिन लंदन में वहां चूहों का दौड़ना आम बात है। यह सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यह आज का सच है। मुझे याद है जब मैंने भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया था। वह अनुभव किसी जादू से कम नहीं था। ट्रेन के अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी विमान में आ गया हूं। स्वचालित दरवाजे, आरामदायक सीटें जो घूम सकती हैं और सबसे बड़ी बात, सफाई। जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो मुझे पता भी नहीं चला। पानी से भरा गिलास अपनी जगह से हिला तक नहीं। इतनी स्थिरता, इतनी तकनीक। और जब मैं वापस यहां आया और यहां की ट्रेनों में बैठा तो हर पल झटके महसूस हो रहे थे। खड़खड़ की आवाज और सीटों पर जमी धूल। मुझे शर्म आ रही थी कि हम खुद को विकसित कहते हैं। भारत ने हमें दिखा दिया है कि असली विकास क्या होता है। एक अमेरिकी पर्यटक ने तो यहां तक कहा कि भारत की वंदे भारत ट्रेन की तुलना अमेरिका की ट्रेनों से करना ऐसा है जैसे लेजर तकनीक की तुलना बैलगाड़ी से करना। यह केवल बड़ी मशीनों या ट्रेनों की बात नहीं है, यह बात है आम जीवन की, रोजमर्रा की सुविधाओं की। भारत में एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया और वो थी वहां की डिजिटल क्रांति। मैं एक छोटे से शहर में था। सड़क किनारे एक सब्जी वाले से मैंने कुछ फल खरीदे। जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे याद आया कि मेरे पास भारतीय नोट नहीं है। मैं घबरा गया, लेकिन उस सब्जी वाले ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा QR कोड दिखाया और कहा, साहब स्कैन कर दीजिए। मैं हैरान रह गया। एक छोटा सा दुकानदार सड़क के किनारे बैठा हुआ डिजिटल पेमेंट ले रहा है, और वो भी इतनी आसानी से। यहां अमेरिका में आज भी मुझे अपनी जेब में सिक्के और कार्ड लेकर घूमना पड़ता है। कई बार मशीनें काम नहीं करती, कई बार हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, लेकिन भारत में तो बस मोबाइल निकाला, स्कैन किया और काम हो गया। चाहे आप बड़े मॉल में हो या गोलगप्पे के ठेले पर, हर जगह यह सुविधा है। यह देखकर मुझे लगा कि हम जिसे पश्चिम में आधुनिक बैंकिंग कहते हैं, वो भारत के UPI के सामने कितना पुराना और बोझिल है। भारत में लोग तकनीक का उपयोग ऐसे कर रहे हैं जैसे यह उनके जीवन का हिस्सा हो, और यहां हम अभी भी चिप वाले कार्ड को मशीन में डालने और पिन डालने में ही उलझे हुए हैं। मुझे याद है एक बार मैं भारत में अपना बटुआ होटल में भूल गया था।
मुझे लगा कि आज तो दिन खराब हो गया, लेकिन मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, चिंता क्यों करते हो, फोन तो है ना। और सच में उस पूरे दिन मैंने एक भी नोट नहीं छुआ। ऑटो वाले से लेकर चाय वाले तक सबने फोन से पैसे लिए। जब मैं यह बात यहां अपने विदेशी दोस्तों को बताता हूं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। वे सोचते हैं मैं कोई कहानी सुना रहा हूं, लेकिन हम जानते हैं यह आज के भारत का सच है। सड़कें जो कभी भारत की समस्या मानी जाती थीं, आज भारत की शान बन रही हैं। मैंने दिल्ली से मुंबई के एक्सप्रेसवे की तस्वीरें देखी थीं, लेकिन जब उस पर सफर किया तो अनुभव ही अलग था। चौड़ी सड़कें, स्पष्ट निशान और सुरक्षा के इंतजाम। ऐसा लग रहा था कि मैं जर्मनी या जापान में गाड़ी चला रहा हूं। और फिर जब मैं वापस अपने शहर आया और यहां की सड़कों पर गड्ढे देखे तो मुझे बहुत दुख हुआ। हम टैक्स देते हैं, लेकिन हमारी सड़कें टूट रही हैं। और वहां भारत, जिसे लोग विकासशील कहते हैं, वो विश्व स्तरीय सड़कें बना रहा है। यह बदलाव सिर्फ कंक्रीट और लोहे का नहीं है, यह बदलाव मानसिकता का है। यह बदलाव उस आत्मविश्वास का है जो आज हर भारतीय के चेहरे पर दिखता है। जब मैं भारत में था, मैंने देखा कि लोग अपने देश पर गर्व करते हैं। वे जानते हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं, वे जानते हैं कि उनका समय आ गया है। लेकिन असली झटका मुझे तब लगा जब मैंने सुरक्षा और समाज के माहौल को महसूस किया। भारत में रात को भी सड़कों पर चहल पहल रहती है। लोग हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं। एक सुरक्षा का एहसास होता है क्योंकि आपके चारों तरफ लोग हैं। लेकिन जब मैं यहां वापस आया और रात को सड़क पर निकला तो सन्नाटा था। एक डर सा लगता है अकेले चलने में। यहां लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन भारत में सड़कें जीती जागती हैं। एक महिला यात्री ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि भारत में उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। भले ही वह अकेली यात्रा कर रही थी, लेकिन हर मोड़ पर कोई ना कोई मदद करने वाला मिल जाता था। क्या हम अपने तथाकथित विकसित देशों में ऐसा कह सकते हैं? यहां तो अगर आप सड़क पर गिर भी जाएं तो लोग आपको अनदेखा करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन भारत में अगर आपको छींक भी आ जाए तो 4 लोग पूछेंगे कि आप ठीक तो हैं। यह जो अपनापन है, यह जो मानवीय जुड़ाव है, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और यही वह चीज है जो हमें यहां सबसे ज्यादा खलती है। जब हम वापस आते हैं तो हम सिर्फ सुविधाओं को ही याद नहीं करते, हम उस गर्माहट को याद करते हैं। हमें याद आता है कि कैसे एक ऑटो वाले ने हमें सही रास्ता बताया था बिना किसी लालच के। हमें याद आता है कि कैसे ट्रेन में साथ बैठे परिवार ने अपना खाना हमारे साथ साझा किया था। यहाँ पश्चिमी दुनिया में व्यक्तिवाद इतना बढ़ गया है कि हम इंसान होना भूल गए हैं, हम मशीन बन गए हैं। काम घर। लेकिन भारत में जीवन है, वहां उत्सव है, वहां हर दिन एक नया रंग है। जब मैंने भारत छोड़ा तो मुझे लगा जैसे मैं किसी रंगीन फिल्म से निकलकर एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में आ गया हूं। सब कुछ फीका, सब कुछ ठंडा। वहां की वो सुबह की चाय जिसमें अदरक की महक होती थी, और यहां की वो मशीनी कॉफी जिसमें कोई स्वाद नहीं। वहां की वो भीड़ जिसमें एक शोर था लेकिन एक संगीत भी था, और यहां की यह शांति जो कभी कभी काटने को दौड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं कि भारत में अभी भी कमियां हैं। हाँ, हो सकती हैं, कोई भी देश पूर्ण नहीं होता, लेकिन जिस गति से भारत अपनी कमियों को दूर कर रहा है और जिस गति से हम अपनी अच्छाइयों को खो रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर करता है। एक समय था जब हम पश्चिम की ओर देखते थे और सोचते थे कि हमें उनके जैसा बनना है। लेकिन आज जब मैं भारत से लौटा हूं तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया को अब भारत जैसा बनने की जरूरत है। यह केवल ढांचागत विकास नहीं है, यह एक सभ्यता का पुनरुत्थान है। सदियों बाद भारत फिर से अपनी शक्ति को पहचान रहा है, और हम जो दूर बैठे हैं, हम इसे सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों दुनिया को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक सूरज उग रहा है और दूसरा सूरज शायद ढल रहा है। कंक्रीट की सड़कें, चमकती हुई ट्रेनें और डिजिटल क्रांति तो केवल शुरुआत थी। भारत लौटने पर जो असली झटका मुझे लगा वह आंखों को नहीं बल्कि सीधे दिल को लगा। यह झटका था हमारे रिश्तों का, हमारे समाज का और उस अपनापन का जो मैंने विदेश में कहीं खो दिया था। जब मैं विदेश में रहता था तो मुझे अपनी प्राइवेसी या एकांत बहुत प्यारा लगता था। मुझे लगता था कि यह असली आजादी है, कोई रोक टोक नहीं, कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं। लेकिन भारत वापस आकर मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं आजादी समझ रहा था वह असल में अकेलापन था।
एक ऐसा गहरा सन्नाटा जो धीरे धीरे आपको अंदर से खा जाता है। मुझे एक घटना याद आती है। अमेरिका में मेरा एक पड़ोसी था, जॉन। हम 3 साल तक एक ही दीवार के आर पार रहे, लेकिन उन 3 सालों में हमने मुश्किल से 3 बार बात की होगी। एक बार जब मैं बीमार पड़ा तो मुझे खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल जाना पड़ा। जॉन को शायद पता भी नहीं था कि मैं घर पर मर रहा हूं। और अब भारत की तस्वीर देखिए। मैं अपने पुराने मोहल्ले में वापस आया। अभी मुझे घर पहुंचे 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि घंटी बजी। सामने पड़ोसी वाली चाची खड़ी थीं, हाथ में गरम खाने की थाली लिए। उन्होंने कहा, बेटा अभी तो सामान जमा रहे होगे, खाना कहां बनाओगे, लो खा लो। उस एक पल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उस खाने में सिर्फ स्वाद नहीं था, उसमें चिंता थी, उसमें प्रेम था। पश्चिम में लोग एक दूसरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, उन्हें अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी कैलेंडर देखना पड़ता है। लेकिन भारत में प्यार किसी कैलेंडर का मोहताज नहीं होता। यहां आप किसी के घर कभी भी जा सकते हैं और आपको दरवाजे पर ताला नहीं, बल्कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक कप चाय मिलेगी। यही वह अतिथि देवो भव है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसका असली मतलब मुझे तब समझ आया जब मैंने पश्चिम की रूखी दुनिया देखी। वहां अगर आप किसी के घर बिना बताए चले जाएं तो इसे असभ्यता माना जाता है। वे पूछेंगे, तुम यहां क्यों आए हो? लेकिन भारत में मेहमान भगवान होता है। चाहे घर छोटा हो, चाहे राशन कम हो, लेकिन आने वाले को कोई भूखा नहीं जाने देता। यह जो दिल की अमीरी है, यह किसी भी डॉलर या पाउंड से बहुत बड़ी है। सबसे दर्दनाक दृश्य जो मैंने विदेश में देखा वह था बुजुर्गों का जीवन। वहां के पार्कों में मैंने बूढ़े लोगों को अकेले बैठे कबूतरों को दाना डालते देखा है। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन होता है। उनके बच्चे जो शायद किसी दूसरे शहर या देश में हैं, साल में एक बार क्रिसमस पर मिलने आते हैं। बाकी पूरा साल वे एक बड़े से घर में या किसी वृद्धाश्रम में अपनी मौत का इंतजार करते हैं। वहां इंडिपेंडेंसेस या आत्मनिर्भरता के नाम पर बच्चों को 18 साल का होते ही घर से अलग कर दिया जाता है, और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। जब मैं भारत लौटा और मैंने यहाँ के परिवारों को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ आज भी 3-3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं। यहाँ दादा दादी को बोझ नहीं समझा जाता, बल्कि घर की नींव समझा जाता है। शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पीता है, बच्चों का शोर होता है, बड़ों की डांट होती है, तो लगता है कि घर जिंदा है। पश्चिम के घरों में सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जो आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी दौलत कमाने का क्या फायदा जब उसे बांटने वाला ही कोई ना हो। एक बार मेरे एक विदेशी मित्र ने मुझसे पूछा था, भारत में तुम लोग एक ही कमरे में इतने सारे लोग कैसे रह लेते हो? तब मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास जवाब है। हम इसलिए साथ रह लेते हैं क्योंकि हमारे लिए स्पेस से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। हमें अकेले कमरे में सोने से डर नहीं लगता, हमें अकेलेपन से डर लगता है। हम सुख बांटते हैं, हम दुख बांटते हैं। भारत में डिप्रेशन या तनाव की बातें कम होती हैं क्योंकि यहां बात करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी माँ, आपके भाई, आपके दोस्त, कोई ना कोई हमेशा आपके पास होता है जो आपके कंधे पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। यह जो सामाजिक सुरक्षा है, यह किसी भी बीमा पॉलिसी से बड़ी है। और फिर बात आती है हमारे त्योहारों की। विदेश में भी हम दिवाली मनाते थे। एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक दिए को जलाकर घर के अंदर ही मिठाई खा लेते थे। बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि शोर मचाने पर पुलिस आ सकती थी। वहां त्योहार एक इवेंट होता है, एक औपचारिकता। लेकिन भारत में त्योहार एक एहसास है। जब मैं भारत आया तो होली का समय था। हवा में गुलाल था, गलियों में ढोल बज रहे थे। अनजान लोग भी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब सिर्फ इंसान थे जो खुशियां मना रहे थे। वह ऊर्जा, वह पागलपन, वह जीवन। मैंने महसूस किया कि पश्चिम के लोग जीते हैं, लेकिन हम भारतीय जीवन को उत्सव की तरह मनाते हैं। वहां वीकेंड का इंतजार होता है, यहां हर दिन एक नया रंग होता है। हमारे मेलों में, हमारी शादियों में जो शोर है, जिसे दुनिया केओ से या अराजकता कहती है, असल में वही तो जीवन का संगीत है। वह बताता है कि हम एक समुदाय हैं, हम एक हैं। खाने की बात किए बिना तो भारत का अनुभव अधूरा है। विदेश में मैंने वर्षों तक वह खाना खाया है जिसका कोई स्वाद नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती। फ्रीजर से निकाला,
माइक्रोवेव में गर्म किया और टीवी देखते हुए खा लिया। वह खाना सिर्फ पेट भरता है, मन नहीं। लेकिन भारत वापस आकर जब मैंने पहली बार सड़क किनारे एक ढाबे पर दाल मखनी और तंदूरी रोटी खाई तो ऐसा लगा जैसे मेरे स्वाद की ग्रंथियां फिर से जीवित हो गई हैं। और माँ के हाथ का खाना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। दुनिया का कोई भी मिशेलिन स्टार शेफ वह स्वाद पैदा नहीं कर सकता जो एक भारतीय माँ अपनी साधारण दाल रोटी में डाल देती है, क्योंकि उस खाने में मसाले नापे तौले नहीं जाते, उसमें ममता डाली जाती है। पश्चिम में लोग कैलोरी गिनते हैं, भारत में हम यादें बनाते हैं। एक साथ जमीन पर बैठकर एक ही थाली में खाना, एक दूसरे को खिलाना, यह सिर्फ भोजन नहीं है, यह एक संस्कार है जो हमें जोड़ता है। विदेशी लोग अक्सर भारत की गंदगी या अव्यवस्था की आलोचना करते हैं, लेकिन वे उस अव्यवस्था के पीछे छिपे प्रेम को नहीं देख पाते। वे नहीं देख पाते कि कैसे एक भीड़ भरी बस में भी लोग एक बुजुर्ग को सीट देने के लिए खड़े हो जाते हैं। वे नहीं देख पाते कि कैसे एक अनजान व्यक्ति का बटुआ गिर जाने पर 10 लोग उसे उठाने दौड़ते हैं। पश्चिम में सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ साफ है, लेकिन सब कुछ ठंडा है। वहां के नियम इंसानों से बड़े हैं। अगर आप सड़क पर गिर जाएं तो लोग मदद करने से पहले सोचेंगे कि कहीं उन पर कोई कानूनी मुसीबत ना आ जाए। लेकिन भारत में मदद करना एक स्वभाव है। यहां इंसानियत अभी भी कानूनों से ऊपर है। एक और बात जो मुझे बहुत खली वह थी बच्चों की परवरिश। पश्चिम में बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, वे समझदार हो जाते हैं, लेकिन वे उस मासूमियत को खो देते हैं जो बचपन की पहचान है। भारत में बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप के नहीं होते, वे पूरे मोहल्ले के होते हैं। कोई भी उन्हें डांट सकता है, कोई भी उन्हें प्यार कर सकता है। वे कहानियां सुनकर बड़े होते हैं, रामायण और महाभारत की कहानियां जो उन्हें नैतिकता सिखाती हैं। वे दादा दादी की गोद में सिर रखकर सोते हैं और अपनी संस्कृति को सीखते हैं। यह जो जड़ों से जुड़ाव है, यह उन्हें आंधियों में भी खड़े रहने की ताकत देता है। वापस लौटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम तथाकथित बेहतर जीवन की तलाश में क्या क्या पीछे छोड़ आए थे। हम डॉलर कमाने गए थे, लेकिन हमने सुकून गंवा दिया। हमने बड़े घर बनाए, लेकिन हमने घर की रूह को खो दिया। आज जब मैं भारत को देखता हूं तो मुझे एक ऐसा देश दिखाई देता है जो आधुनिक तो हो रहा है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बेच रहा। यहां आज भी बड़ों के पैर छुए जाते हैं। यहां आज भी भोजन से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। यहां आज भी पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं हुआ है। शायद पश्चिम के पास दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें हों, सबसे ऊंची इमारतें हों, लेकिन भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा दिल है। और अंत में इंसान को रहने के लिए इमारतें नहीं, दिल चाहिए होता है। मुझे गर्व है कि मैं उस मिट्टी से हूं जहां इंसान को मशीन नहीं समझा जाता। मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर। विदेशी पर्यटक जब भारत आते हैं और यहाँ की गरीबी देखते हैं तो वे दया करते हैं, लेकिन जब वे यहाँ के लोगों की खुशियां देखते हैं, उनका संतोष देखते हैं, तो वे ईर्ष्या करते हैं। वे समझ नहीं पाते कि जिसके पास कम है वह इतना खुश कैसे हो सकता है। यही भारत का जादू है, और यही वह जादू है जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। जब मैं वापस भारत लौटा तो मैंने केवल अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि एक नए भारत को भी पाया। एक ऐसा भारत जो अब दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता, बल्कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। पश्चिम में रहते हुए हम अक्सर सुनते थे कि भारत भविष्य की महाशक्ति बनेगा, लेकिन यहां आकर मुझे महसूस हुआ कि भविष्य आ चुका है। आपको याद है, एक समय था जब हम पश्चिम की नकल करते थे। हम उनका खाना खाते थे, उनके कपड़े पहनते थे, उनकी भाषा बोलते थे। हमें लगता था कि उनका तरीका ही सही है, लेकिन आज पहिया पूरी तरह घूम चुका है। आज पश्चिम भारत की ओर देख रहा है। जब मैं न्यूयॉर्क या लंदन की सड़कों पर चलता था तो मुझे जगह जगह योग स्टूडियो और आयुर्वेद केंद्र दिखाई देते थे। वहां लोग हजारों डॉलर खर्च करके वह शांति तलाश रहे हैं जो हमारे पशुओं ने हमें मुफ्त में दी थी। वे हल्दी वाला दूध पी रहे हैं और उसे गोल्डन लट्टे कह रहे हैं। वे संस्कृत के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। यह देखकर मुझे हंसी भी आती थी और गर्व भी होता था। जिस संस्कृति को हम पुराना मानकर छोड़ रहे थे, दुनिया उसी संस्कृति को अपना रही है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि असली सुख पदार्थों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। यह केवल संस्कृति की बात नहीं है, यह सामर्थ्य की बात है।
जब भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा के उस हिस्से पर उतारा जहां कोई नहीं पहुंच सका, तो पूरी दुनिया दंग रह गई। मेरे विदेशी सहकर्मी मुझसे पूछते थे, तुम लोगों ने हॉलीवुड फिल्म से भी कम बजट में यह कैसे कर दिखाया? उस दिन मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। मैंने उनसे कहा, यह भारतीय बुद्धि है। हम संसाधनों की कमी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को कौन चला रहा है? गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या विश्व बैंक, हर जगह शीर्ष पर आपको एक भारतीय मिलेगा। यह संयोग नहीं है, यह प्रमाण है कि हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार और हमारा परिश्रम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन दुख की बात यह थी कि हमारे सबसे होनहार लोग दूसरे देशों को अमीर बना रहे थे। इसे हम ब्रेन ड्रेन कहते थे। लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में मैंने जो देखा उसने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि युवा लड़के लड़कियां जिनके पास विदेश जाने के मौके थे, वे यहीं रुककर अपनी कंपनियां बना रहे हैं। वे अब नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर हम सिलिकॉन वैली बना सकते हैं तो हम भारत में अपनी खुद की वैली क्यों नहीं बना सकते? यह आत्मविश्वास नए भारत की पहचान है। पश्चिम में आज मंदी का डर है, नौकरियां जा रही हैं, समाज टूट रहा है। लेकिन भारत में एक नई ऊर्जा है। सड़क से लेकर अंतरिक्ष तक निर्माण हो रहा है। विदेशी निवेशक जो कभी भारत को केवल एक बाजार समझते थे, आज भारत को एक इंजन मान रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था को बचना है तो भारत का साथ जरूरी है। मुझे एक कड़वा सच भी कहना है, जब हम विदेश में होते हैं तो हम अक्सर सेकंड क्लास सिटीजन या दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रहते हैं। चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, चाहे हम कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोल लें, हम उनके लिए हमेशा बाहरी ही रहते हैं। लेकिन अपनी मिट्टी पर यहां हम मालिक हैं। यहां का हवा, पानी और मिट्टी हमें पहचानती है। यहां हम सिर उठाकर चलते हैं, किसी की मेहरबानी पर नहीं। वापस आकर मैंने महसूस किया कि असली सफलता डॉलर कमाना नहीं है। असली सफलता अपने लोगों के बीच रहकर अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना है। जब मैं यहाँ यूपीआई से सब्जी वाले को पेमेंट करता हूँ, जब मैं यहाँ की साफ मेट्रो में सफर करता हूँ, जब मैं यहाँ के युवाओं की आंखों में चमक देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने वापस आकर सही फैसला किया। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, खासकर युवाओं से जो सोचते हैं कि विदेश जाना ही सफलता की एकमात्र निशानी है। एक बार फिर सोचिए, चमक दमक दूर से अच्छी लगती है, लेकिन सुकून अपने घर में ही मिलता है। वहां आप एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाएंगे, लेकिन यहां आप एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और जो माता पिता यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है, अपने बच्चों को पंख जरूर दें, उन्हें दुनिया देखने दें, लेकिन उन्हें जड़ें भी दें। उन्हें बताएं कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जो सपेरों का देश कहलाता था। यह वो भारत है जो दुनिया को वैक्सीन देता है, जो दुनिया को तकनीक देता है और जो दुनिया को शांति का मार्ग दिखाता है। मेरा अनुभव यह बताता है कि पश्चिम का सूरज ढल रहा है और पूर्व का सूरज उग रहा है। यह शताब्दी भारत की शताब्दी है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से हम फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपनी हीन भावना छोड़नी होगी। हमें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने भोजन और अपनी परंपराओं पर शर्म करना छोड़ना होगा। जब मैं विदेश से लौटा तो मेरे दोस्तों ने पूछा, क्या तुम्हें वहां की याद नहीं आती? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे वहां की सड़कों की याद आ सकती है, लेकिन मुझे वहां की रूह की याद नहीं आती, क्योंकि वहां रूह है ही नहीं। यहां धूल हो सकती है, शोर हो सकता है, लेकिन यहां जीवन है। यहां हर चेहरे पर एक कहानी है, हर दिल में एक जज्बा है। भारत को किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। भारत को बस भारत बने रहने की जरूरत है। हमारी विविधता, हमारी सहनशीलता और हमारा जुगाड़ ही हमारी शक्ति है। हम गिरते हैं लेकिन हम फिर उठते हैं। हम लड़ते हैं लेकिन हम फिर एक हो जाते हैं। यही हमारी मिट्टी की तासीर है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, विदेश जाकर मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन भारत वापस आकर मैंने जीना सीखा। अगर आप भी विदेश में हैं और आपके मन में एक कशमकश चल रही है, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। आपका देश, आपका घर, आपके बूढ़े माँ बाप बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहे हैं। जो सुकून अपनी माँ की गोद में सिर रखने में है, वो दुनिया के किसी भी लग्जरी गद्दे पर नहीं है। जो मजा अपने दोस्तों के साथ नुक्कड़ पर चाय पीने में है, जो सुकून की लाश में लग्जरी गद्दे पर, वो किसी भी 5 स्टार कैफे में नहीं है।
भारत बदल रहा है और इस बदलाव का हिस्सा बनना सबसे बड़े गर्व की बात है। मैं खुश हूं कि मैं वापस आ गया। मैं खुश हूं कि मैं इस महान गाथा का एक छोटा सा हिस्सा हूं, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।